वेलकम बैक। और चलिए एक अहम चर्चा शुरू करते हैं जहां पर आपके सपने के आशियाने को किफ़ायती कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। क्या इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, क्या है घरों की कीमतें, किस तरह की डिमांड है, इस पर बात करते हैं। पंकज कपूर एमडी लियासिस फोरास और प्रदीप अग्रवाल चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज आप दोनों ने सहायता करनी है हमारे दर्शकों की घर खरीदने में। और इस बीच पंकज जी, जो रिपोर्ट आई है लियासिस फोरास की, वो तो हर लिहाज से ये बता रही है कि घरों की कीमतें जो अब तेज़ी में है वो आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी में हो जाएंगी। रेट कट का सिनारियो भी है जो बूस्ट करेगा डिमांड को। प्रमुख जो 8 शहर हैं और ख़ासतौर से दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और मुंबई जैसे इलाके जहां पर हमने कीमतें 10% से भी शायद ज़्यादा बढ़ती हुई देखी हैं, तो यहाँ तो कीमतों में बहुत तेज़ी रहेगी। रिपोर्ट की कुछ हाईलाइट सबसे पहले बताइएगा आप। प्राइजेस जो हैं वो प्रोडक्टिव हैं और अक्रॉस मेजर सिटीज में वो बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ इंडियन सिटीज में थोड़ा ज्यादा तेजी है क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन अच्छा होता है, और स्पेशली दिल्ली एनसीआर में सप्लाई अभी भी मुंबई के हिसाब से 1/5 है। तो सप्लाई के कंस्ट्रेंट को रहते हुए डिमांड और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वहां पे प्राइस में थोड़ी तेजी ज्यादा दिखाई देती है नॉर्थ इंडियन सिटीज के अंदर। बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे अगर हम देख लीजिए कि अगर हम 60 सिटीज का डेटा देख रहे हैं जिसके अंदर करीब 20,000 प्रोजेक्ट हैं, इसमें से 68% जो प्रोजेक्ट हैं इसमें प्राइस राइज 0 to 10% ही हुई है वाई बेसिस पे। केवल 10 से 15% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे प्राइस राइज जो है वो ग्रेटर देन 10% है, और करीब 10 से 15% प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जहां थोड़ा बहुत प्राइस में करेक्शंस भी होता हुआ दिखाई दिया है। तो प्राइस राइज जो है वो मॉडरेट है। और इसको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने पिछले 2016 से लेके 2021 और 22 तक जो है प्राइस में स्टैग्नेंसी और करेक्शन देखा। तो उसके बाद जो इस वक्त की प्राइस राइज है ये एक तरीके का जो अपसाइड प्राइस में बनी हुई थी उसको दर्शाता है। और साथ में हमने पिछले 3 साल के अंदर जिस तरीके की हिस्टोरिक ग्रोथ देखी है सेल्स के अंदर, उस सेल्स को देखते हुए हमें ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर आप इन्वेंट्री ओवरहैंग के हिसाब से देख लीजिए, टायर 1 सिटीज का इन्वेंट्री ओवरहैंग जस्ट 21 मंथ है और टायर 2 सिटीज का 15 मंथ है। ये हिस्टोरिकली आज तक कभी नहीं हुआ, और उसका रीजन ये है कि क्योंकि हमारी सेल्स बहुत ही रोबस्ट रही। तो इसको देखते हुए हमें प्राइस राइज आपको होते हुए दिखाई देता है। हम केवल एक एक साल के अंतर के हिसाब से देखते हैं तो हमें ये प्राइस राइज बहुत ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल के और 6 साल के पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस राइज आज के दिन सीएजीआर लेवल पे केवल 5% से 6% ही दिखाई देता है। तो ये बड़ा ही प्रोडक्टिव है और ये आपको हर शहर में होता हुआ दिखाई देगा अब। थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर पंकज जी बताइएगा। प्रदीप जी माफ़ कीजिएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी बहुत खासा दिलचस्पी लोगों की तरफ से, और ख़ासतौर से जो लगातार इसको बढ़ावा देने के लिए जो सरकार का भी एक इंटेंशन दिखाई दे रहा है, सरकार की भी मंशा दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक यहाँ भी सिनेरियो तेज़ी से बदल रहा है और बढ़ भी रहा है। क्या डेटा है आपके पास जो हमारे साथ आप शेयर कर पाएंगे? कविता जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऑल सेगमेंट यानी नॉट अफोर्डेबल हाउसिंग ओनली, जितने भी सेगमेंट है ऑल अक्रॉस द सेक्टर डिमांड जो है काफी ज्यादा बेहतर रही है। आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो प्राइस का भी ट्रेंड है, जैसा रिपोर्ट में भी बताया गया, लगभग 31% का प्राइस ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के अंदर। आप ये देखिए कि जो प्राइस हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं और डिमांड भी वो इंक्रीज हुई है। दोनों चीज साथ में है। नॉर्मली क्या होता है, जब प्राइस राइज होते हैं तो डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो जाती है, लेकिन रियल एस्टेट जैसा कि आप जानते हैं पूरे डिकेड में लास्ट 2012-13 से लेके 2021-22 तक बहुत ज्यादा एक सेटल पीरियड में रहा, बहुत डिमांड नहीं बन पाई। और 2021 के बाद आफ्टर कोविड जो इसमें डिमांड राइज होनी शुरू हुई है, उसका एक इम्पैक्ट जो है वो लास्ट 2-3 साल में काफी बड़ा नजर आया है।
और कुछ उसके मेजर फंडामेंटल रीजन भी हैं कि जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफी बड़ा काम हुआ है। अब देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे वो एनसीआर का हॉटेस्ट रियल एस्टेट कॉरिडोर रहा है इस वक्त। सबसे ज्यादा प्राइजेस भी अगर देखें लगभग 58% जो प्राइजेस हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे इंक्रीज हुए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं बात करूं तो अफोर्डेबल हाउसिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप कोर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें उसकी तो अब सप्लाई ना के बराबर हो गई है, जिसका जो प्राइस रेंज लगभग 50 लाख रुपए था। मिड इनकम सेगमेंट जो टिकट साइज जिसका 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच में, उसकी डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है लास्ट कुछ टाइम के अंदर। और आज की डेट में भी सप्लाई कंस्ट्रेंट है, खास करके कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे जो साउथ ऑफ गुरुग्राम है, जो सोहना करके एक इमर्जिंग मार्केट है, उसके अंदर काफी बड़ा एक जो सेगमेंट डेवलप हुआ है मिड इनकम हाउसिंग का, उसके अंदर काफी बड़ी डिमांड देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से चाहे आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें या मिड इनकम सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट, हर ऑल अक्रॉस द सेक्टर डिमांड रही है। और आने वाले वक्त में मुझे बिल्कुल, मैं इनकी रिपोर्ट से सहमत हूं कि आने वाले वक्त में भी ये जो ट्रेंड है ये भी कंटिन्यू रहने वाला है। यहाँ पर पंकज जी, क्योंकि आपने हमें जवाब में कहा कि सप्लाई को लेके आने वाले वक्त में हो सके थोड़े से कंसर्न्स यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई दे, क्योंकि इन्वेंट्रीज हैं वो भी अपने लोएस्ट लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में डिमांड है, सप्लाई को लेकर सवाल उठेंगे तो कीमतें एक बार फिर से बढ़ेंगी, तो ये दोहरी तेजी हो जाएगी कीमतों में, क्या ऐसा मानना सही होगा? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि कंपोजिशन ऑफ सप्लाई थोड़ी वो चेंज होगी, क्योंकि अगर ओके। आप पिछले 2 साल या 3 साल के अंदर देखें तो लग्जरी सेगमेंट और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में सप्लाई ज्यादा हुई और सेल्स ज्यादा आई। हालांकि अगर आप डिमांड का पिरामिड देख लीजिए तो मिड सेगमेंट एंड अफोर्डेबल सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट है जहाँ घरों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कोविड के बाद जो है अपग्रेडेशन डिमांड थी, और उसके बाद लोगों की रिक्वायरमेंट बड़े घर की थी। इसको देखते हुए हमें लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में ज्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर और डिमांड चेंज होगा, और उसके साथ साथ सप्लाई में भी चेंज होगा। मैं देखता हूं कि मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में आपके न्यू लॉन्चेस बढ़ेंगे, और लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में थोड़ा सा आपको प्लेटू होता हुआ दिखाई देगा। न्यू लॉन्चेस में थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखाई देगी। और अगर आप क्वार्टरली ट्रेंड्स देखिए, ईयरली ट्रेंड्स में आपको ग्रोथ दिखती है, लेकिन पिछले क्वार्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा स्लो डाउन सेल्स में भी दिखा कि पिछले 4 साल के क्वार्टरली ग्रोथ के बाद हमें पहला एक क्वार्टर ऐसा मिला जहां पे 1.5% की टायर 1 सिटीज और टायर 2 सिटीज में दोनों में मिला करके 1.5% के गिरावट आपकी सेल्स में दिखाई दी। और न्यू लॉन्चेस भी एक तरीके से प्लेटू होते हुए थे, 4% न्यू लॉन्चेस में गिरावट हुई। तो ये दिख रहा है कि इन्वेंट्री कम होगी, ये तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले अगर आप 4 साल में भी देख लीजिए तो हमारी जो पीक इन्वेंट्री से उससे केवल 7 या 8% का ही रिडक्शन हुआ है। बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं हुआ। ओवरहैंग इसके लिए कम हो गया क्योंकि हमारी सेल्स में ज्यादा ग्रोथ हुई। इस पीरियड में न्यू लॉन्चेस बढ़ते रहे, तो इसके लिए सप्लाई जो है वो एक लेवल पे मेंटेन है। और मुझे लगता है कि सप्लाई आपकी ज्यादा गिरावट नहीं होगी। हालांकि सेल्स में थोड़ा स्लो डाउन होगा, उसको रहते हुए थोड़ा सा प्राइस उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे जो पिछले 2 साल के अंदर बढ़े हैं, लेकिन कम भी नहीं होंगे। और मैं देखता हूं कि शायद इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको 2 या 3% फर्दर ग्रोथ, तो ऑन एन एवरेज 5 to 10% ग्रोथ आपको वाई प्राइजेस में अभी भी होती हुई दिखाई देगी आपको। और सप्लाई, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई विल मेंटेन, बट सेल्स और न्यू लॉन्चेस में थोड़ा सा आपको प्लेटू होता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में प्रदीप जी, रेट कट का एक तड़का कितना काम करेगा एक्सेलरेट करने में डिमांड को? तो बिल्कुल ठीक कहा कविता जी। देखिए जो सैलरीड क्लास है उसकी ईएमआई पर जितना बोझ कम होगा घर खरीदने में वो ज़्यादा सक्षम होंगे। ऑफ कोर्स जो आरबीआई का ये जो रेट कट वाला डिसीजन रहा ये बहुत हेल्पफुल रहा। और जो इस बार के बजट में जो प्रावधान रहा जिसमें 12 लाख रुपए तक का जो हाउस होल्ड इनकम के ऊपर
इनकम टैक्स को जीरो किया गया। मुझे लगता है दोनों ही रीजन ऐसे रहे हैं जिससे एक जो कॉमन मैन है उसकी पॉकेट के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट आया है। एक अगर सिंपल सा अगर मैथ अगर देखें, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अगर 24 लाख रुपए कमाते हैं तो लगभग 1,50,60,000 रुपए उनको टैक्स सेविंग होती है, जिससे उनकी जो ईएमआई है लगभग 12-13 हजार रुपए जो उनकी ईएमआई जाती है उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है। तो मुझे लगता है, मैं बिल्कुल पंकज जी की बात से सहमत भी हूं कि जो ये जो सेगमेंट है खास करके अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट, इसमें कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर फैक्टर अभी शुरू हुआ है, डिमांड थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है। लेकिन अगर मिड इनकम सेगमेंट की बात करें, जहां पर मैंने टिकट साइज बताया लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच में, वहां पर डिमांड एज इट इज बनी हुई है। रीजन क्या है कि पीछे जब लग्जरी में काफी ज्यादा जो प्राइजेस अप थे तो उससे जो सप्लाई थी वो काफी कम हो गई थी मिड इनकम सेगमेंट में। अब वो सप्लाई दोबारा से क्रिएट हो रही है और मैं आने वाले वक्त में भी सेम ट्रेंड पर उम्मीद कर रहा हूं कि जो मिड इनकम सेगमेंट है वो जरूर फ्लरिश करता रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी डिमांड है, ये एक ऐसी, मेरा मतलब लेने वाले लोगों की जो लाइन है वो इतनी लंबी है इसके अंदर कि जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कंस्टेंट ही रहने वाली है। सो फिंगर क्रॉस, मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें जो मिड इनकम सेगमेंट है वो एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो सिनेरियो समझ में आ रहा है वो यही है कि कीमतें बढ़ रही हैं और जो इतने समय से जो तड़का मिस था मेरे ख्याल से उसी पर अब और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए चाल दिखाई देगी। लेकिन एक सवाल कुछ एरियाज़ को लेके मैं पूछना चाहती हूँ, बियॉन्ड टॉप 8 सिटीज़ जिनका मेंशन यहाँ पर है रिपोर्ट में, पंकज जी क्या उसके अलावा भी कहानी बढ़ सकती है कुछ चुनिंदा पॉकेट्स में जहाँ पर ऑलरेडी हम एक तैयारी देख रहे थे तेजी की डिमांड में, अब वहां पर हम डबल तेजी देखेंगे? कुछ ऐसे पॉकेट्स जहां पर फोकस ज्यादा रह सकता है खरीदारों का? मुझे लग रहा है कि जो टायर 2 सिटीज हैं जो अभी भी अपने पीक पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं और वहां पे अभी भी मार्केट काफी सबड्यूट रहा, क्योंकि अगर आप देखिए कोविड के बाद एक के शेप रिकवरी आपको रियल एस्टेट में भी दिखती है, जहां टायर 1 सिटीज में तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दी दोनों न्यू लॉन्चेस और सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि टायर 2 सिटीज में न्यू लॉन्चेस कम हुए और न्यू लॉन्चेस और सेल्स में बहुत अच्छा कोरिलेशन होता है, जितनी न्यू सप्लाई आती है वह उतना ही एग्रीगेटेड सेल्स बढ़ती है। तो अगर हम देखेंगे तो जो बजट के अंदर इंसेंटिव्स जो आप 12 लाख के नीचे की इनकम वालों के लिए जो इंसेंटिव आया और डबल इनकम को देखते हुए अगर हम देखें कि करीब अप टू 1.5 लाख रुपए तक का जो आपको एक इंसेंटिव मिला है, ये जरूरी आपको टायर 2 सिटीज और टायर 3 सिटीज में ग्रोथ देगी, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो ज्यादातर फ्लैट के जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा जो है एलिजिबल कंज्यूमर टायर 2 टायर 3 सिटीज को क्वालिफाई करती है। तो इसके लिए मैं ये देखता हूँ कि टायर 2 टायर 3 सिटीज की ग्रोथ होती हुई आपको ज्यादा दिखाई देगी। टायर 1 सिटीज के जो सबर्बन एरिया आउटस्कर्ट एरिया हैं वहां पे भी आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। कुछ एक शहर हैं जहाँ पे जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, जैसे जयपुर है, इंदौर है, बिल्कुल नासिक है, नागपुर है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी और फर्दर ग्रोथ होती हुई दिखती है। ऑलराइट, चलिए सवाल मेरे पास और है लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने समय निकाला और ये पूरी तस्वीर रियल एस्टेट की हमारे सामने रखी और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। इसी के साथ अपन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।